हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जामपुर पर। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से हम आज चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड इन दिस क्लास वी विल ऑल्सो स्टडी how to calculate national income and what are the different components of national income with a brief history of national income. So let me tell you one thing. To calculate national income, we need to understand economic transactions in any economy. किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमें उस अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेन देनों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से पैसा जनरेट होता है और किस तरीके से किस किस के पास से पैसा वो आ और जा रहा है। ये दोनों ही चीजें समझनी पड़ेंगी। टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन एनी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेन देन को समझने के लिए वी हैव टू डिवाइड टोटल इकोनॉमी इनटू टू कंपोनेंट्स और टू सेक्टर्स। हमें पूरी अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटना पड़ेगा। ऑन वन साइड वी हैव टू पुट हाउस होल्ड सेक्टर, एक तरफ हमें घरेलू क्षेत्र को रखना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव टू पुट बिजनेस हाउसेस, और दूसरी तरफ हमें व्यापारिक घराने क्षेत्रों को रखना पड़ेगा। The basic idea behind this bifurcation, जो मूलभूत इसका वर्गीकरण करने का जो सिद्धांत है वो यूं है कि भैया पैसा कैसे जनरेट होता है। पैसा व्यापार से जनरेट होता है, मतलब जो लोग व्यापार करते हैं वो पैसा बनाते हैं, और इन्हें सपोर्ट कौन करता है? हम जैसे घरेलू लोग। तो पूरी इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, अनदर इज बिजनेस हाउसेस। क्लियर? अब हमें यह भी पता है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थ्री थिंग्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल और पीगू इज एन इकोनॉमिस्ट। अर्थशास्त्र तीन चीजों के बारे में होता है, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थ्री थिंग्स: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। अर्थशास्त्री पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र तीन चीजों के बारे में होता है: उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के बारे में। पहले प्रोडक्शन करो, फिर उसे लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोग उसका उपभोग कर सके। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेक्टर और द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र में सबसे पहला चरण होता है उत्पादन का, और उत्पादन में सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है बताइए? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और चैट में आप मुझे बता सकते हैं कि उत्पादन में सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है। जी बताइए। नहीं, रॉ मटेरियल नहीं होगा। प्रोडक्शन में सबसे पहले जरूरी जो चीज होती है वो होती है लैंड। जमीन के बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते। आसमान में उत्पादन करोगे क्या? हवा में उत्पादन नहीं ना। जमीन तो जरूरी है ना। रॉ मटेरियल तो बाद में करोगे, बाकी प्रोसेसिंग बाद में होगी। सबसे पहले आपको लोकेशन देखना पड़ेगी। इन इकोनॉमिक्स इट इज ऑल्सो सेड टू ग्रो ए बिजनेस, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में यह भी कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो द मेन कंपोनेंट। किसी भी व्यापार को बढ़ाने के लिए वो जगह, वो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास, हम आम नागरिकों के पास, जो कि घरेलू लोग हैं, इनके पास हैं जमीनें। और जब हम जमीन प्रोवाइड कराते हैं, व्यापारिक घरानों को हमने जमीनें दे दी, तो इस जमीन के बदले व्यापारिक घराने हमें क्या देते हैं? रेंट देते हैं, किराया देते हैं। क्या देते हैं? रेंट देते हैं, किराया देते हैं। व्हाट इज रेंट? रेंट अभी के लिए इतना सिंपली समझो, आगे एक्सप्लेन करूंगा। सिंपली व्हाट इज रेंट? रेंट इज नथिंग एल्स बट इट्स ए पेमेंट रिसीव्ड ऑन द ल्यू ऑफ लैंड।
जमीन के बदले लिए या दिए गए भुगतान को किराया कहते हैं। बाकी के सिद्धांतों का भी वर्णन करेंगे, एक बार अपन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस देख ले। अब इस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों की जरूरत होगी। वी नीड लेबर फॉर द प्रोडक्शन। यहां पे उत्पादन के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और श्रमिक भी हमारे तुम्हारे घर से जाएंगे बिजनेस हाउसेस के पास, अंबानीज के पास, टाटास के पास, हाँ, और उसके बदले उन्हें क्या मिलेगी? वेजेस मिलेगी। उसके बदले उन्हें मिलेगा शोषण मिलेगा, श्रम मिलेगी, मेहनताना मिलेगा या वेतन मिलेगा, हाँ। और ये वेतन लेके कहां आएंगे? अपने घर में आएंगे जी, हाउस होल्ड। ठीक है जी। अब काम चालू करने के लिए सबसे अधिक जरूरी जो चीज है, नेक्स्ट स्टेप इज कैपिटल। आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी। और पूंजी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। हम लोग शेयर्स खरीदेंगे रिलायंस के, एक्सिस बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, इंडियन रेलवेज के। हमने पैसा प्रोवाइड कराया, उसके बदले हमें क्या मिलेगा? हमें बाबा जी का ठुल्लू नहीं, हमें मिलेगा इंटरेस्ट। हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट और डिविडेंड। हमें क्या क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा और लाभांश मिलेगा। ब्याज या लाभांश मिलेगा। ठीक है जी। ब्याज और लाभांश मिला। अब जिसको प्रोडक्शन करना है, जिसको उत्पादन करना है, उस व्यक्ति की भी आवश्यकता है। उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। और उद्यमी क्यों काम करता है? कोई भी, आप सोचिए, आप फैक्ट्री लगा रहे हो, आप क्यों काम करोगे? कोई तो जरूरत होगी। क्या जरूरत है? पैसे की। किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की। एंटरप्रेन्योर क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा, लाभ कमाएगा। इस तरीके से किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब देखिए, पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल एंड चौथा है एंटरप्रेन्योर। एक बार मेरे साथ रिपीट करिएगा कमेंट सेक्शन में और चैट में लिखिएगा। जमीन के बदले क्या आता है? किराया। श्रमिक के बदले क्या आता है? वेतन। पूंजी के बदले क्या आता है? ब्याज या लाभांश। एंटरप्रेन्योर के बदले क्या आता है? लाभ। प्लीज रिपीट विद मी। लैंड, इन एक्सचेंज ऑफ लैंड, रेंट। इन एक्सचेंज ऑफ लेबर, वेजेस। इन एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट और डिविडेंड। इन एक्सचेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। ठीक है जी। लुक एट एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी उत्पादन प्रक्रिया सोचिए। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी इन चार के बिना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट विदाउट दीज फोर? इन चार के बिना पॉसिबल होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? Because these are the main components of any production activity. किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के ये मुख्य चीजें होती हैं। इसीलिए इन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इन्हें क्या कहते हैं? बोलो मेरे साथ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन के कारक कहते हैं। उत्पादन के कारक कहते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ बिहाइंड प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन प्रक्रिया के पीछे ये चार चीजें या ये चार जो फैक्टर है बहुत ही बेसिक है। सोचिए, मैं अंतरिक्ष में मैं चाय पानी की दुकान खोलूंगा तो वहां भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए। आप दिमाग लगा रहे हो सर लैंड नहीं है वहां पे, लेकिन अभी मैं जवाब दूंगा, लैंड है वहां पे। आई विल आंसर दू। और इन चार फैक्टर्स के लिए, इन चार फैक्टर्स को पे किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पहला रेंट, दूसरा वेजेस, तीसरा इंटरेस्ट एंड चौथा प्रॉफिट। तो इन्हें कहा जाता है फैक्टर पेमेंट्स। बेटा मेरे साथ रिपीट करिए, क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स, कारकों का भुगतान कहते हैं। क्या कहते हैं? कारकों का भुगतान कहते हैं।
फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू जी? यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और विच आर द फैक्टर पेमेंट्स। आपके एग्जाम में तो कई बार यह भी पूछा गया है कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं या उत्पादन के कारकों का भुगतान कौन कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यदि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चार कारक है और चार कारकों का भुगतान है। ठीक है जी। एक और इंटरेस्टिंग यहां ऑब्जर्वेशन है कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो पैसा जा रहा है या आ रहा है, जो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसे फैसिलिटेट कौन करता है? आप यदि रिलायंस में काम करते हो तो क्या अंबानी जी आपके घर आ रहे हैं पैसे देने? नहीं ना, नहीं आ रहे या आ रहे? नहीं आ रहे। तो यहां जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराई जाती है उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इन्हें बोलते हैं हम वित्तीय मध्यस्थ कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? वित्त मध्यस्थ कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। Who are financial intermediaries? Financial intermediaries are those financial institutions which help in transactions. ऐसे वित्त संस्थान जो लेन देन में सहयोग देते हैं उन्हें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैंक, फॉर एग्जाम्पल इट इज बैंक, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। व्हाट आर एनबीएफसीज? आपको बैंक तो पता ही होगा, एचडीएफसी ये वगैरह, एसबीआई, एक्सिस बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, यूको बैंक, ये सारा का सारा क्या है? बैंक है। व्हाट आर एनबीएफसीज? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे का रोना? मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन्स, एनबीएफसी है, बैंक नहीं है लेकिन लेन देन करते हैं। So this is how economic transaction happens in an economy. Please note them down. नोट करके मुझे बता दीजिए डन डनाडन डन डनाडन। फिर हम आगे मूव करेंगे और एक एक फैक्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके फीचर्स देखेंगे, अलग अलग थ्योरीज के आधार पर इनकी डेफिनेशन को भी स्टडी करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। हाँ जी, सभी ने लिख लिया? चलो वेरी गुड वेरी गुड। लिख लो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। So economic transactions happens like this in any economy. अब साहब एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये याद कर लेना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं और उनके बदले जो दिए गए और लिए गए पेमेंट्स को हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं या क्या कहते हैं। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड।
हाँ जी, चलिए सबसे पहले थी हमारे पास लैंड, जमीन। जमीन क्या होती है बताइए, लिख के बताइए मुझे चैट सेक्शन में। ये धरती मेरी मां है, नहीं, हाँ है, लेकिन जमीन क्या होती है? इन इकोनॉमिक्स लैंड इज नॉट कन्फाइंड टू पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। अर्थशास्त्र में जमीन किसी भूभाग विशेष का हिस्सा ना होकर जमीन की जो परिभाषा है बहुत विस्तृत है। हाउ? मैंने कहा जी बीच समंदर में चाय पानी की दुकान खोलूंगा, बताइए वहां जमीन कहां है? क्योंकि मैंने तो ये कहा ना कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोला आपने, बोला लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो वहां जमीन क्या है? इन इकोनॉमिक्स लैंड इज ए ब्रॉडर टर्म। इन इकोनॉमिक्स लैंड इज ए नेचर्स गिफ्ट। नेचर्स गिफ्ट, प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी उपहार को, प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी उपहार को जमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन कहा जाता है। व्हाट इज लैंड? लैंड इज नेचर्स गिफ्ट और इज एनी नेचर्स गिफ्ट, एनी नेचर्स गिफ्ट। प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी भी उपहार को क्या कहा जाता है? जमीन कहा जाता है। तो यदि बीच समंदर चाय पानी की दुकान खोली तो समंदर क्या हो गया? वहां जमीन हो गया। बेटा ऐसा एग्जाम्पल दे देकर पूछा जाता है तो कीप इन माइंड। अंतरिक्ष में यदि मैं चाय पानी की दुकान खोलूं, अजय देवगन की दुकान खोलूं, तो अंतरिक्ष क्या हो जाएगा मेरे लिए? जमीन हो जाएगा वहां पे। क्लियर? क्लियर, शाबाश। और लैंड के बदले जो आता है उसे क्या कहते हैं? रेंट। देखिए, देयर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेंट। किराए पर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। उनमें से 2 मेजर यदि स्कूल्स को मैं डिवाइड करूं तो एक है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच परंपरागत सिद्धांत है। ऑन द अदर हैंड देयर इज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक सिद्धांतवादी लोग। 2 तरह से यहां पे इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री बटे हुए हैं। एक क्लासिकल अप्रोच वाले हैं, दूसरे आधुनिक सिद्धांतों वाले लोग हैं। इफ आई टॉक अबाउट क्लासिकल अप्रोच, यदि मैं बात करूं परंपरागत सिद्धांतवादियों की, तो रेंट इज नथिंग एल्स बट इट्स पेमेंट डन और रिसीव्ड, पेमेंट डन और रिसीव्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ लैंड। परंपरागत सिद्धांतवादियों के अनुसार किराया जमीन के बदले लिया या दिया जाने वाला भुगतान है। जमीन के बदले। अच्छा, इससे भी पहले इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न? क्लासिकल और मॉडर्न में क्या फर्क होता है बताइए? What is the basic difference between classical and modern? हाँ जी, क्लासिकल पुराना होता है, मॉडर्न नया। अबे ऐसे नहीं होता। पुराना मतलब कितना पुराना और नया मतलब कितना नया? इज देयर एनी क्लासिफिकेशन ऑफ दिस? और कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है? इज देयर एनी साइंटिफिक फॉर्मूला टू डिवाइड ए प्रोडक्ट इनटू और डिवाइड ए थिंकिंग और थिंकर्स इनटू क्लासिकल एंड मॉडर्न? नो। क्लासिकल मीन्स रूढ़िवादी, परंपरागत मतलब रूढ़िवादी। क्लासिकल मीन्स हाई थिंकिंग, हार्ड थिंकिंग वाले लोग। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज। क्लासिकल मीन्स नो चेंज अप्रोच जो होगी। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल म्यूजिक, इन क्लासिकल म्यूजिक ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि देयर विल बी अंतरा, देन देयर विल बी अलाप, देन देयर विल बी मुखड़ा, देन देयर विल बी अलाप, देन देयर विल बी अंतरा। तो
each and every structure of that music is decided before and there is no scope for the change. भैया यदि आपने क्लासिकल गाने सुने हैं या क्लासिकल गाने सुनने के शौकीन हैं या क्लासिकल गाने समझते हैं या क्लासिकल गाने कभी नाम भी सुना है, तो क्लासिकल गानों में या क्लासिकल म्यूजिक में क्या होता है, हर एक चीज पहले से डिसाइड होती है जी कि पहले अलाप होगा, फिर अंतरा होगा, फिर मुकड़ा होगा, फिर अलाप होगा. या क्लासिकल डांस, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि पहले स्टेज में ये होगा, पहले स्टेज में फुटवर्क होगा, दूसरे स्टेज में नी वर्क होगा, तीसरे स्टेज में हाथों का वर्क होगा, चौथे स्टेज में फेशियल एक्सप्रेशन होगा. ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर और उसमें कोई चेंज नहीं आता. ऑन द अदर हैंड मॉडर्न मतलब कुछ भी करा वो मॉडर्न हो गया. मॉडर्न म्यूजिक सुना है, ये दिलों का स्कूटर मेरा स्कूटर है तो म्यूजिक ना है, दिनचक पूजा, लेकिन वो मॉडर्न है, वो चेंज कुछ भी हो रहा है उसमें. मॉडर्न डांस, हाँ पैरों के नीचे से गर्दन निकाल दी, भाई साहब फंस जाओगे, लेकिन दैट इज मॉडर्न ना. तो मॉडर्न क्लासिकल अप्रोच क्या कहेगी जी, जमीन के बदले जो पेमेंट आ रहा है या जा रहा है उसे किराया कहेंगे जी, हमें और कोई मतलब नहीं है. लेकिन मॉडर्न वाले थोड़े लिबरल लोग होंगे. मॉडर्न वाले भाई साहब क्या कहते हैं, रेंट इज पेमेंट डन और रिसीव्ड, रेंट इज पेमेंट डन और रिसीव्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के किसी भी कारक के बदले, उत्पादन के किसी भी कारक के बदले आने अथवा जाने वाले भुगतान को किराया कहते हैं. क्या कहते हैं, किराया कहते हैं. प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट कर लीजिए इन सभी को. तब तक मैं इंक डाल लेता हूं. लिख लीजिए और बताइए चैट में, कमेंट में कि डन डन डन. नोट कर लीजिए इसे जल्दी. लिख लिया सभी लोगों ने? चलिए, ये रेंट की दो अप्रोचेस हैं. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेंट. किराए के और भी प्रकार होते हैं. नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट
क्लासिफिकेशन ऑफ रेंट्स, किराए के अलग अलग वर्गीकरण क्या है? वन इज क्वासी रेंट, क्वासी रेंट जिसे कहते हैं अर्ध किराया, एंड अनदर इज इम्प्यूटेड रेंट। दो मेजर आपको याद करना है, इसके अलावा तो सिंपल ही है, सारा जनरल ही है। इन हिंदी इम्प्यूटेड रेंट इज सेम या इम्प्यूटेड किराया। व्हाट आर दीज? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, what is quasi rent? Quasi rent is the, you can say, एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो फॉर ए शॉपिंग, आप शॉपिंग के लिए जाते हो और आपको कोई शर्ट पसंद आ जाती है, आप शर्ट उसने 2000 रुपए की बताई और आपने पेमेंट 3000 रुपए का कर दिया गलती से। अब कंपनी को कितना मिला? 3000 रुपए, 1000 एक्स्ट्रा मिला। तो ये क्या रोज रोज होगा? नहीं ना, इट्स ए टेम्परेरी इनकम। इसे बोलते हैं क्वासी रेंट। क्या बोलते हैं? क्वासी रेंट। सो व्हाट इज क्वासी रेंट? क्वासी रेंट इज ए टेम्परेरी इनकम रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इनकम received by the organization, संस्था के द्वारा अर्जित की गई अस्थायी आय को, अस्थायी आय को क्वासी रेंट कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर? हाँ भाई, सभी को क्लियर? चलो, ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज इम्प्यूटेड रेंट? टेक फॉर एग्जाम्पल, मानिए हुआ यूं कि एक रात आप घर पे गए थे, मानो, सुनो, आप घर पे गए, घर वालों ने कहा जी मोबाइल ज्यादा मत चलाया करो, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे कि आप तुम मेरी बात नहीं सुनते, वैसे ही घर वालों की भी नहीं सुनी। और एक रात 11:15 पर आप रंगे हाथों फोन पे बात करते हुए पकड़े गए। घर वालों ने चुपचाप तुम्हें उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। ठीक है, ऐसा ना हो आपके साथ। अब निकाल दिया तो आप कहीं और रहेंगे, किराए पे रहेंगे, यस और नो? तो आपको किराया देना पड़ेगा 10,000। लेट्स सपोज 10,000 रुपए का आपने एक फ्लैट लिया, एक फ्लैट का एक कमरा लिया और उसमें रहने लगे। तो आप घर में रहते हुए कितना पैसा बचा रहे थे महीने का? कम से कम 10,000 तो बचा ही रहे थे। इसे कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट। व्हाट इज इम्प्यूटेड रेंट? इम्प्यूटेड रेंट इज द अमाउंट ऑफ मनी that is saved due to ownership of the land, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बार प्रीवियसली ये पूछा गया, स्वयं का मालिकाना हक होते हुए, स्वयं का मालिकाना हक होने के कारण जिस किराए का भुगतान नहीं जाता, जिस भुगतान को बचाया जाता है या जो भुगतान बच रहा है, उसे इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो भाई, जल्दी बोलो।
और जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, फास्ट फास्ट डन डना डन करके बोलिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आगे। सो दिस इज रेंट एंड टाइप्स ऑफ रेंट। हमने अलग अलग सिद्धांत देखे किराए के, और ये किराए के प्रकार है। क्या है? किराए के प्रकार है। सेकेंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, श्रमिक। What is labor? Labor is a person. Labor is a person who exerts his physical or mental power. Physical or mental power in expectation of, or mental power to complete a task, in expectation of reward, इनाम की उम्मीद में। अच्छा, इसमें समझाने का कुछ था नहीं तो मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दी। इनाम की उम्मीद में जब एक व्यक्ति द्वारा शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, शारीरिक एवं या अथवा मानसिक शक्तियों का प्रयोग किसी कार्य की पूर्ति करने के लिए किया जाता हो, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। नथिंग टू अंडरस्टैंड, बस राइट डाउन दिस डेफिनेशन फास्ट और फिर आगे चलेंगे। लेबर के बदले क्या आता है? वेजेस। वेतन जिसे कहें, हाँ, सैलरी जिसे कहें, वो वेजेस होती है। नथिंग टू अंडरस्टैंड। चलो, कैन आई इरेज कर दूं? लिख लो भाई, लिख लो, जल्दी लिखो। चलो, लिख लिया होगा, अन्यथा पोज करिएगा वीडियो और फिर लिख लीजिएगा, क्योंकि टाइम क्यों खराब करना अपने को क्लास का। और इसमें कुछ समझने का है नहीं, वरना तो टाइम भी देता कि ठीक है जी ये समझ लो, दिमाग लगाओ। मजदूर कौन होता है? मजदूर काम करेगा किसी इनाम की उम्मीद में, एक काम करने वाला ही मजदूर कहलाता है, जैसे हम। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। अगला जो है वो है पूंजी। अगला क्या है? पूंजी। पूंजी। What is capital? अच्छा, there is another word known as wealth.
एक शब्द है कैपिटल और दूसरा है वेल्थ, धन संपदा। क्या ये एक है या अलग अलग है? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बताइए। कैपिटल और वेल्थ में कोई डिफरेंशिएशन है क्या? अलग अलग है कि एक ही है? बताओ, बोलो बोलो भाई बोलो कि गुरुदेव कैपिटल और वेल्थ में कोई फर्क नहीं। अच्छा नहीं, वेल्थ इज द टोटल मनी, टोटल मनी, कुल धन। अब चाहे उसमें चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, आइदर द वेल्थ इज पार्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी और इट इज कैश, उसे वेल्थ कहेंगे। आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, वो सारा का सारा आपकी धन संपदा कहलाई है। घर है, 4 घर है, 2 गाड़ियां हैं, 5 बंगलों हैं, इन्हें धन संपदा कहते हैं। बट इसका जो पार्ट, द पार्ट ऑफ वेल्थ, the part of wealth which is included in, the part of wealth which is included in any production activity is known as capital। उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। धन पूंजी क्या होती है? धन संपदा का वह हिस्सा होती है जो किसी उत्पादन कार्य में संलग्न हो। उत्पादन कार्य में संलग्न हो, उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। क्लियर? डेफिनेशन भी लिख लीजिए। कैपिटल इज पार्ट ऑफ वेल्थ, लिख तो रखा है यार, यहीं से नोट कर लीजिए। कैपिटल, व्हाट इज बेसिकली कैपिटल? कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज इंक्लूडेड इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज नोन एज कैपिटल। धन संपदा का वह हिस्सा जो किसी उत्पादन कार्य में संलग्न हो उसे पूंजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? पूंजी कहते हैं। क्लियर? अब फिक्स कैपिटल क्या होती है, वेरिएबल कैपिटल क्या होती है, उसके बारे में चर्चा हमने कर ही लिया है, और नहीं करी तो बाद में कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल। चलो वो भी देख लेते हैं, नहीं करी अभी चर्चा, चलो कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, तो फैक्ट्री में आपने पैसा लगाया और आपकी जमीन है, जमीन, आपने ये जमीन खरीद ली। मान लीजिए आपने ये जमीन खरीदी 30 लाख रुपए की, लेट्स सपोज दैट 30 लाख रुपए की जमीन खरीदी प्रोडक्शन के लिए। अब यहां आप चाहे 1 यूनिट बनाए और चाहे 5000 यूनिट बनाए, आपकी ये फिक्स है या हाँ या ना? बोलो। इट इज नॉन एज फिक्स कैपिटल। इसे क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। मतलब एग्जांपल दिया है मैंने, फिक्स कैपिटल। ऑन द अदर हैंड, आपका बिजली खर्च, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, this electricity expenses will be increased with the production level or will be decreased with the production level? Yes or no? Electricity expenses, so electricity expenses will be increasing with the production and decreasing with the production. Yes or no? Yes. If there will be no production, there will be no requirement of this electricity expenditure. So this electricity expenditure will be the part of working capital. ये किसका हिस्सा होंगे? ये वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होंगे, कार्यशील पूंजी का हिस्सा होंगे। ठीक है? क्लियर रखना, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। चलो लिख लो, write it down fast. चलो जी, लिख लिया होगा। अब
कैपिटल के बदले जो आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, उसके बारे में तो क्या ही पढ़े, हमारे पास एक बढ़िया टॉपिक बन जाता है आज की क्लास से पहले, दैट इज एंटरप्रेन्योर। आजकल एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं इसे, अलग अलग स्टाइल में बोला जाता है और बहुत ही चर्चा में भी है। एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। जिसे उत्पादन का विचार सर्वप्रथम आया वही उद्यमी है। मैंने एक फैक्ट्री लगाने की सोची, मैंने एक कंपनी बनाने की सोची, उस कंपनी में मैंने सोचा कि ये मैं करूंगा और मैं उसे एग्जीक्यूट कर दूं, तो मैं क्या कहलाया? एंटरप्रेन्योर। अरे भैया, आप अपने हिसाब से सोचो, आप कोई फैक्ट्री लगाने वाले हो और उस फैक्ट्री को आप लगाने के प्रति कार्यशील कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, उस आइडिया को, उस उत्पादन के विचार को आप लागू कर दो, तो आप क्या कहलाओगे? एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। आप पागल कहलाओगे, उद्यमी कहलाओगे। नाउ द थिंग इज, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर? उद्यमी के कार्य क्या क्या होते हैं? यू शुड ऑल्सो सी दैट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। द फर्स्ट इज कंसीविंग द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का विचार लाना उसका सबसे बड़ा कार्य होता है, मुख्य नहीं, बड़ा। उत्पादन का विचार, देन उस आइडिया ऑफ प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, देन डूइंग द प्लानिंग फॉर दैट आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। उस उत्पादन के विचार के लिए योजना बनाना। थर्ड फंक्शन, टू एग्जीक्यूट द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन। उस उत्पादन के विचार की योजना बनाकर उसे कार्यशील कर देना। मैनेजमेंट करना, यस और नो? प्रबंधन करना, यही प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट भी एंटरप्रेन्योर ही करेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यही करेगा। अनदर इज रिस्क टेकिंग, जोखिम भी उठाएगा। जोखिम उठाना। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए विच इज द मेजर फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मुख्य कार्य, बड़ा नहीं मुख्य, बड़ा तो ये है, सबसे मुख्य कार्य। ऑप्शन आपके पास ये 5 दे रखे हैं, बोलो कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ यार, बोलो बोलो बोलो। द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, मेजर फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग मेजर फंक्शन होता है, मुख्य काम होता है उसका। अरे बेटा, आइडिया ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन के विचार में रिस्क है, प्लानिंग में रिस्क है, एग्जीक्यूशन में रिस्क है, मैनेजमेंट में रिस्क है, और रिस्क में तो रिस्क है ही। तो सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा हो गया? रिस्क टेकिंग विल बी द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिल रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप के बदले मिल रहा है प्रॉफिट, लाभ। सो दिस इज हाउ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन एनी इकोनॉमी हैपन्स। और इस तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां काम लेती हैं। ठीक है जी, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, और मिलते रहिएगा मुझे रोज इसी टाइम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।